आप सिलेंडर नहीं लेके जाएंगे, ऊपर दम घुटने लगेगा, ऊपर प्राण दे देंगे, ऊपर जान दे देंगे। जैसे उदाहरण सोडियम फ्लोराइड चूहा मारने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो उसको अलग अलग पहचान जा रहा है कि ये वाला जो है ये बादाम है, ये वाला जो है ये चिनिया है, ये वाला जो है ये तो मैदा वाला चीज हुआ है। फिर सोना के अंदर तांबा मिला दिए तो खोद देंगे ए सोना ये तांबा, ये सोना ये तांबा। क्योंकि आप बोलेंगे सर 10th क्लास वाला परिभाषा नहीं बोलते, जो है शुरू से बात अभी तक आप लोग एकदम जहन में बस जाएगा। क्या पहले बिलियन क्या होता है? तो बिलियन 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। फिर दूसरा क्या बात बताया आपको? बिलियन कितने घटक? 2, एक विलेय और एक विलायक। विलेय जो घुलता है, ये समुंदर का पानी गुलु गुलु गुल। तो मेरे प्रिय से दोस्तों, आप लोगों का दिल से स्वागत है एनसीईआरटी के इस धमाकेदार एक्सप्लेनेशन सीरीज में, जहां पर आप लोगों को हिंदी मीडियम के लिए सब A to Z लाइन को, A to Z इन टेक्स्ट क्वेश्चन, A to Z आप लोगों का एक्सरसाइज क्वेश्चन को कराया ही नहीं जाएगा, बखूबी समझाया जाएगा। और आप लोग मेरे छोटे से भाई बहन लोग हैं, जो भी प्रॉब्लम आएगा कहीं पर भी और कभी भी, तो पहले इस्तेमाल करें और फिर विश्वास करें। आपको जो भी प्रॉब्लम होता है ना, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम उसका सॉल्यूशन हर एक चीज के लिए आप लोगों को केमिस्ट्री के लिए हाजिर करेंगे। तो आज हम लोग रोज कुछ ना कुछ नए कहानी, कुछ नए नए रोचक रोचक तथ्यों के साथ आप लोगों के सामने हाजिर होंगे, ताकि आप लोग केमिस्ट्री इस प्रकार से पढ़े मानो केमिस्ट्री से मोहब्बत हो जाए, आपको किसी दिन केमिस्ट्री बोरिंग ना लगे। आप लोग यदि यहां पर आए, वीडियो देखे, तो इंटरटेनमेंट के साथ आप लोग जाए। हर एक वीडियो जो होगा ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, 20 से 25 या 30 मिनट का वीडियो होगा, जिसमें हर एक टॉपिक को क्लियर कराया जाएगा। और पता है दोस्त, मेरे साथ क्या खास बात होगा कि यदि वीडियो हम लोग कंप्लीट करते हैं तो अंत में आपको रिवीजन कराएंगे, क्योंकि बिना रिवीजन के आप लोग डिवीजन नहीं फिक्स कर सकते हैं। एक लड़का प्यारा सा बात बोलता है कि रिवीजन पर डिवीजन लिखा होता है, डिवीजन बताता है कि आप किस डिवीजन से पास होंगे। तो आइए, आप लोग एनसीईआरटी यदि अच्छा से प्रिपेयर करते हैं तो नीट हो, जेई हो, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो ना, आप लोग सब अच्छा से क्लियर कर पाएंगे। तो आइए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है बिलियन। सबसे पहला बात की बिलियन पढ़ना क्यों जरूरी है। पता है, इसमें खास लाइन बोला गया है कि शरीर में लगभग सभी प्रक्रम किसी न किसी विलयन में घटित होता है। यानी आपके शरीर का जितना भी प्रक्रम है वो कहीं ना कहीं, बोले कि सर ये क्या, इसका क्या तुक है। जैसे हम आपसे बोले कि आपका शरीर के अंदर पाचन की क्रिया हो रहा है, तो पाचन की क्रिया कैसे हो रहा है? तो पानी डालें, और पानी डालने के बाद वो छोटे छोटे घटकों को अपने अंदर अवशोषित कर पेशाब के माध्यम से बाहर निकाल रहा है। यार विलयन ही तो है, उत्सर्जन का प्रक्रम विलयन ही तो है। तो बोले कि अच्छा ये सब बातें हैं, मतलब इसीलिए बात बोला। हाँ, अब सवाल उठा कि विलयन पढ़ना क्यों जरूरी है। देखिए दोस्त, इसमें जब आगे आप लोगों को बताएंगे तो इसमें एक लाइन बोला गया है, फ्लोराइड आयन के बारे में बोल रहा है कि जब फ्लोराइड आयन हमारे मुंह में रहता है, हमारे मुंह में रहता है 1 ppm। अब सवाल उठा ये 1 ppm क्या बला है, आगे पढ़ेंगे। 1 ppm का मतलब होता है 10 लाख ग्राम में 1 ग्राम। 1 ppm मतलब क्या कि 10 लाख ग्राम में 1 ग्राम। 10 लाख समझ रहे हैं ना, 10 लाख, इसका मतलब एक छोटा सा झील हो गया, झील, झील समझ रहे, झील तालाब, उसमें से 1 ग्राम मतलब 1 बूंद पानी, उतना मात्रा मिला होगा। तो मान लीजिए 1 ppm यदि फ्लोराइड हमारे मुंह में रहता है तो वो दंत क्षरण को रोकता है, यानी दंत, जो दांत खराब होता है, जो दंत का क्षय होता है, जो मोटा सा हमारा दांत पतला होने लगता है, उसको रोकता है। लेकिन वही 1 ppm से थोड़ी सी मात्रा और बढ़ जाए, 1.5 ppm हो जाए, तो हमारे दांत में पीलापन का कारण बन जाता है। और आप ये जान, और थोड़ा और बढ़ जाए तो जहरीला होता है। आपको यह भी जानकर तसल्ली होगी कि जो सोडियम फ्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है वो चूहा मारने के लिए किया जाता है। तो आखिर ये थोड़ी सी मात्रा किस प्रकार से प्रभावी होती है कि 1 ppm है तो हमारे दांत के लिए भैया फायदेमंद है, और 1.5 ppm, मात्र 1.5 ppm हो तो हमारे दांत में पीलापन का कारण बन जाता है, और ज्यादा है तो नुकसानदेह हो जाता है। चूहा मारने के लिए भी फ्लोराइड है। तो बोले कि अच्छा, यानी कहने का मतलब कि उसमें कितना मिला है ये डिसाइड करता है कि वो हमारे लिए कितना फायदेमंद है या कितना नुकसानदेह है। हाँ, इसलिए बिलियन पढ़ना जरूरी है कि उसमें मात्रा कितना मिला है। मिला रहे हैं 1 ppm तो भैया हमारे दांत के लिए फायदेमंद है, लेकिन यदि थोड़ा सा मात्रा और बढ़ा दे तो हमारे लिए नुकसानदेह है। तो ये तो भैया बात अच्छा है कि हम लोग बिलियन में कितना मिलाते हैं वो हमारे शरीर पर प्रभाव डालता है। बोले अच्छा, ये बात समझ गए। और कहीं इस्तेमाल होता है? हाँ दोस्त, कभी आप लोग देखिएगा कि जब पर्वतारोही जब ऊपर जाते हैं तो अपने साथ टैंक लेकर जाता है। भैया ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे जैसे आप लोग ऊपर जाएंगे
तो वायुमंडलीय दाब घटता है, जिसके कारण जो खून में आपका ऑक्सीजन मिल जाता है ना, वो बाहर निकलने लगता है। बोले खून क्या है सर? खून द्रव है, द्रव। और ऑक्सीजन क्या है? गैस। तो द्रव गैस में मिला हुआ है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो दाब घटने के कारण, दाब के प्रभावित करने के कारण, दाब घटने के कारण वो खून में से ऑक्सीजन बाहर निकलने लगेगा और आपको सांस लेने में तकलीफ होने लगेगी, सांस होने में तकलीफ होने लगेगी। यानी आपको यह भी सीखना पड़ेगा कि विलयन पर क्या दाब का भी प्रभाव होता है, और दाब का यदि प्रभाव होता है, यदि ये प्रभाव नहीं सीख पाएंगे तो आप लोग ऊपर जाने वक्त आप सिलेंडर नहीं लेके जाएंगे, ऊपर दम घुटने लगेगा, ऊपर प्राण दे देंगे, ऊपर जान दे देंगे, तो कैसे आएंगे नीचे यार? नहीं ना आएंगे। तो आप लोग को ये बताए कि कैसे दाब प्रभावित करता है चीजों को। आप स्प्राइट का बोतल देखिए, उस पर भी बहुत ज्यादा प्रेशर लगा कर सील को बंद किया जाता है। तो दाब का प्रभाव है ना, गैस तो द्रव में मिलता नहीं है, लेकिन फिर भी उस पर दाब लगाते हैं। बोले कि अच्छा और कुछ इस्तेमाल बताइए। जैसे हम बोले कि आपको पानी उबालना है तो 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप बनेगा, उबलेगा, लेकिन यदि उसमें कुछ और मिला देंगे तो 100 पर नहीं उबलता है, थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। तो सवाल क्यों? तो उसको भी इसमें पढ़ेंगे, क्यों ऐसा होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। कुछ ऐसा भी तरीका है क्या कि उसके मान को और घटाया जा सके, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। आपको समुंदर के जल में से ये समुंदर का पानी गुलु गुलु गुल ऐसा नहीं है, ये समुंदर का जो पानी है ना, समुंदर के पानी में से हम लोग नमक कैसे निकालते हैं बाहर, समुंदर के पानी से हम लोग नमक कैसे बाहर निकालते हैं, ये प्रासरण की प्रक्रिया क्या होती है, ये सब हम लोग अध्ययन में सीखेंगे। कैसे हम लोग निकालते हैं, कैसे आके जो हम लोग घर पर जो फिल्टर आरओ होता है वो कैसे पानी को गुजरने देता है और कचरा को बाहर कर देता है, उसमें क्या लगा होता है। यानी टोटल जो हम लोगों का अध्ययन होगा वो विलयन पर होगा। तो आइए हमने आपको ओवरव्यू आपको बता दिया कि इसमें आपको क्या क्या सीखा है, लेकिन अब हम लोग सीखेंगे एनसीईआरटी का हर एक लाइन बाय लाइन और आपको भरपूर सिखाने का प्रयास करेंगे। और अपने साथ प्यारा सा कॉपी और प्यारा सा नोट्स बनाइएगा, सुंदर से कॉपी और सुंदर से कलम से, क्योंकि यही आप लोगों का कीमती चीज होगा, यही रिवीजन करने में बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। और आप लोगों का कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, नीट जेईई कोई भी, आपका सवाल यही से बनता है। आइए लेक्चर बंद करते हैं और पढ़ाई शुरुआत करते हैं। देखिए पहले आप लोग ये भी समझ लीजिएगा कि इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, उद्देश्य थोड़ा समझ लीजिएगा। जो कमजोर लड़के हैं थोड़ा ठप 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 करके आगे चले जाइए, और जो थोड़ा तेज लड़के थोड़ा ध्यान सुनिए। देखिए यही 7 मुद्दे के ऊपर हम लोग काम करेंगे। आपको हम बता दें कि जो आगे आप लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आप लोग यही सीखेंगे कि विभिन्न प्रकार के विलयन को वर्णित किया गया है, यानी विलयन कितने प्रकार के होते हैं। ऐसा आपको लगता है कि भैया हमेशा पानी में ही द्रव में ही विलयन होता है, नहीं, सोना में तांबा मिला दिया जाए वो भी विलयन है, ऑक्सीजन मिला हुआ है नाइट्रोजन गैस में वो भी मिला है, विलयन हो गया, पानी के अंदर ऑक्सीजन घुला है वो भी गैस हो गया। यानी कहने का मतलब विलयन का यार प्रकार है, तो वो भी सीखेंगे। विलयन को कितने प्रकार होते हैं ये सीखेंगे। विलयन की सांद्रता, सांद्रता कहने का मतलब कि किसी विलयन में विलय कितना मिला हुआ है, किसी विलयन में विलय कितना मिला हुआ है, उसको मतलब उसको कितने पद में व्यक्त करते हैं। तो आप लोग 8 पद पढ़ेंगे। हालांकि 11th क्लास में आप लोग पढ़े थे द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता, आयतन प्रतिशत सांद्रता, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत सांद्रता, मूलरता, मूललता, मूल प्रभाज, पीपीए में सांद्रता, सामान्यता। तो ये सब टर्म को आप लोग सीखेंगे। ओके, लेकिन ये जो टर्म बताएं 8 वो किस टर्म का था कि विलय की मात्रा कितना है, विलय की मात्रा कितना है उसको बताने के लिए 8 टर्म सीखेंगे। ठीक है, यानी टॉपिक नंबर 1 हमने बोला कि टॉपिक 1 में आप लोग क्या पढ़ेंगे, विलयन कितने प्रकार के होते हैं यही पढ़ाएंगे। उसके बाद विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए 8 पद आपको सिखाएंगे। उसके बाद हेनरी का नियम और राउल्ट का नियम सीखेंगे। हेनरी का नियम और राउल्ट का नियम बताता है कि कोई भी हम लोग का, जैसे राउल्ट का नियम द्रव द्रव विलयन के लिए लागू होता है, यानी 2 द्रव मिला है उसके लिए, लेकिन जो हेनरी का नियम है वो द्रव के अंदर गैस किस प्रकार से घुलेगा मिलेगा उसको बताने के लिए हेनरी का नियम, और द्रव द्रव में किस प्रकार से मिलेगा उसके लिए राउल्ट का नियम। यानी हेनरी का नियम बताएगा कि द्रव के अंदर कैसे गैस मिलेगा वो हेनरी, और राउल्ट का नियम क्या बताएगा कि द्रव द्रव के अंदर कैसे मिलेगा वो राउल्ट का नियम। ये टॉपिक में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर अगला टॉपिक में पढ़ेंगे आदर्श अनादर्श क्या होता है। ये राउल्ट का नियम के जस्ट जो पालन करता है वो आदर्श, जो नहीं करता है वो अनादर्श। यानी इसी का लड़का है, ये दोनों इसी का लड़का है। बोले अच्छा जी, लड़का अच्छा है और प्यारा भी नाम है, आदर्श और अनादर्श 2 लड़के हैं। उसके बाद फिर आप लोग सीखेंगे कि वास्तविक विलयन में राउल्ट के नियम से विचलन कैसे होता है जब उसके अंत उसके क्रियाओं, जैसे हम बोले कि 2 द्रव को मिला है, अब
दो द्रव को मिलाने के बाद हुआ क्या, दो द्रव को मिलाए, हो सकता है मिलाने के बाद उसका बल पहले की तुलना में कमजोर हो जाए, तो बल कमजोर हो जाएगा तो कम दूर चला जाएगा। अब जब कम दूर चला जाएगा तो जब उसको टेम्परेचर देंगे तो पहले जितना टेम्परेचर देना चाहिए था अब उससे कम टेम्परेचर पर ही अलग हो जाएंगे, क्योंकि पहले से ही तो भैया अलग हो गया। यानी दो द्रव को मिलाने पर यदि उसके अंदर का बल कमजोर हो जाता है तो उसको कम टेम्परेचर पर ही अलग कर सकते हैं, लेकिन दो द्रव को मिलाने पर उसका बीच बंधन और मजबूत हो जाए तो अब कम तापमान नहीं देना पड़ेगा, अब उसको ज्यादा तापमान देना होगा। यानी मिलाने से कुछ प्रभावित होता है बातें, यही सीखेंगे इस टर्म में। उसके बाद आप ये सीखेंगे अनुषंग गुणधर्म, सबसे इंपॉर्टेंट यदि कोई इस चैप्टर में है तो यही है, और सवाल है यहां से बहुत ज्यादा बनता है। आप जानेंगे ये कि ये कुछ ऐसा भी गुणधर्म होता है जो प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। जैसे हम लोग बोले कि पानी के अंदर आप नमक मिला रहे हैं या पानी के अंदर चीनी मिला रहे हैं या पानी के अंदर सोडा मिला रहे हैं, वो डिसाइड ही नहीं करता आप मिला क्या रहे हैं, डिसाइड ये करता है आप कितना अणु उसके अंदर मिलाएं। यानी उसके प्रकृति पर कुछ गुणधर्म निर्भर नहीं करता है, निर्भर करता है उसके अंदर कितना अणु मिला है उस पर निर्भर करता है। ऐसे को हम लोग अनुषंग गुणधर्म होता है, जो आप लोग 4 अनुषंग गुणधर्म सीखेंगे। वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और प्रासरण दाब। यदि ये चारों टर्म सीख जाते हैं तो इसके बारे में और गहराई से इसमें सीखेंगे और कैसे उसका द्रव्यमान निकाला जाता है। और यदि इतना सब बात सीख जाएंगे तो जस्ट इसका स्पेशल कंडीशन ये है, असामान्य मोलर द्रव्यमान क्या होता है। जैसे इसमें आप लोग पढ़ेंगे वैसा कि जब उसको मिलाएंगे तो उसके अंदर मान लीजिए चीनी को मिला है तो चीनी जब उसके अंदर गया तो ना तो वो टूटा और ना ही ये जुटा, लेकिन यदि उसके अंदर नमक मिला देंगे तो नमक मिलाने के बाद मान लीजिए उसके अंदर नमक मिला दिए NaCl तो जाके उसके अंदर टूट गया Na प्लस और Cl माइनस। अब ये डिसाइड ही नहीं करता है ना भैया, पहले इसमें एक मिला है अब इसमें कौ हो गया, 2 हो गया। तो यदि मिलाएं तो उसके अंदर अणुओं की संख्या बढ़ गया, तो अणुओं की संख्या बढ़ गया तो अनुषंग गुणधर्म में ना बढ़ गया। यानी कहने का मतलब इसमें उस विलय के बारे में सीखेंगे, उस विलय के बारे में सीखेंगे जो टूटता नहीं हो और ना जुटता हो, ना उसमें संगुणन हो ना वियोजन। आगे पढ़ेंगे संगुणन वियोजन, नाम से लेकर डरिएगा मत यार, लेकिन डरना जरूरी है। देखिए तो यहां पर ऐसे विलय के बारे में पढ़ेंगे कि जो भैया अंदर जाके ना तो टूटे ना तो जुटे, लेकिन इसमें आप सीखेंगे कि यदि टूट जाए और यदि जुट जाए, यदि टूट जाए या फिर जुट जाए तो कैसे हम लोग अध्ययन करेंगे ये। यानी हम लोगों का कितना टॉपिक हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 टॉपिक हुआ। तो यही 7 टॉपिक के बारे में यही उद्देश्य है इस चैप्टर का पढ़ाने का, यही सिखाना आपको बताना। बोले अच्छा जी, अब आइए हम लोग लाइन बाय लाइन और गहराई से सीख के आगे बढ़ते हैं, लेकिन आप लोगों का दोस्त सपोर्ट होना चाहिए, सपोर्टिव रहिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा। और एक बड़े से भाई में जो भी आपको कमी दिखाई देना, जो भी कमी शिकवा शिकायत जो भी होना कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ये आप लोगों के लिए सब कुछ करेंगे दोस्त। देखिए आइए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। बोल रहा है सामान्य जीवन में हम बहुत कम शुद्ध पदार्थ से परिचित होते हैं। बात तो सही बोल रहा है, ऐसा बहुत सारा कम होता है कि जो अकेले चीज है, अकेले कुछ ना कुछ उसमें मिलावट है। जैसे हवा है तो हवा में ऑक्सीजन नाइट्रोजन है, अब भैया दाल खा रहे हैं तो दाल में भी दाल है, उसमें पानी है, उसमें हवा है, उसमें हई है। बोले अच्छा, खाना भी खा रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ मिलावट हो रहा है। यानी जो भी आप लोग चारों तरफ देखो उसमें कुछ ना कुछ मिलावट है। बोले जी एकदम सही बात है। अधिकांशतः ये 2 या 2 से अधिक पदार्थों का मिश्रण होता है। सही बात है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलते हैं, लेकिन मिश्रण भी 2 प्रकार का होता है दोस्त। अब मिश्रण भी 2 होता है, समांगी मिश्रण, विसमांगी मिश्रण। अब मिला दे, जैसे पानी के अंदर हम लोग नमक मिला रहे हैं और पानी के अंदर बालू मिला रहे हैं, दोनों में तो मिलाया ही गया, दोनों में तो मिलावटें हैं, लेकिन एक जो मिलावट है उसमें आप बालू को अलग देख पा रहे हैं और पानी को अलग देख पा रहे हैं, तो ये विसमांगी हुआ। लेकिन यदि मिला दे और मिलाने के बाद एक दूसरे में घुल मिल जाए, आप उसको अलग अलग पहचान नहीं कर पाए, तो वो हम लोग का क्या होगा, समांगी हो गया। यानी समांगी वो होता है, समांगी वो होता है जो मिलाने के बाद आप उसको अलग अलग पहचान नहीं पाते, उसको समांगी बोलते हैं। लेकिन मिलाने के बाद आप उसको अलग अलग पहचान दे तो वो भी समांगी हुआ। बोले यस सर, ये ठीक है बात। तो मिश्रण होता है, ठीक है। उनका जीवन में उपयोग तथा महत्व उनके संगठन पर निर्भर करता है। ये बात सही है कि हम उसका जीवन में क्या इस्तेमाल करेंगे वो डिसाइड करता है कि उसके संगठन पर निर्भर करता है कितना। अभी जो आप लोग नीचे एग्जाम्पल पढ़ेंगे, जैसे क्या एग्जाम्पल दिया गया देखिए, जैसे पीतल है तो पीतल का क्या इस्तेमाल है तो डिसाइड करता है कि इसके अंदर जिंक और निकेल मिला हुआ है। तो जिंक, मान लीजिए हमको जिंक वाला कोई चीज चाहिए, निकेल वाला कोई चीज बनाना है तो इसका इस्तेमाल करके बनाएंगे। यानी पीतल का इस्तेमाल
किस पर डिसाइड करता है कि इसमें अंदर मिला क्या है? यहां पर जर्मन सिल्वर का इस्तेमाल किस पर डिसाइड करता है कि उसके अंदर 3 चीज मिले हैं? या फिर कांसा किस पर इस्तेमाल कर डिसाइड करता है इसका क्या उपयोग होगा, डिसाइड करता है इसके अंदर क्या मिला है? यानी ये उसका जीवन में उपयोग तथा महत्व उनके संगठन पर निर्भर करता है। संगठन मतलब किससे मिलकर बना है। पीतल का इस्तेमाल कहां होगा, उपयोग कहां होगा, डिसाइड करता है जिंक और निकेल का पर। ऐसे ही जर्मन सिल्वर का ये 3 चीज पर, कांसे का ये 3 चीज पर। बोले ठीक है सर। अब उसके बाद हम लोग ये सीखेंगे कि जो हम आपको बताएं कि जल में उपस्थित फ्लोराइड आयन, यानी जल में यदि फ्लोराइड आयन मिल जाए, 1 ppm मिल जाए, तो ये दंत क्षरण को रोकता है, यानी हमारे दांत जो क्षय होता है उसको रोकता है। लेकिन जब 1.5 ppm मिल जाए तो ये कुर्बित करता है, यानी पीलापन का कारण बन जाता है। तथा फ्लोराइड आयन की यदि अधिक सांद्रता हो तो जहरीली हो जाती है। जैसे उदाहरण सोडियम फ्लोराइड चूहा मारने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अंतशिरा इंजेक्शन क्या होता है? अंतशिरा जैसे क्या होता है कि मान लीजिए किसी इंसान को थोड़ा जल्दी उसको सुधार लाना, उसके शरीर में, उसके तबीयत में कोविड हो जाता है, तो कोविड के टाइम पर आप लोग देखते होंगे उसके नस में इंजेक्शन दिया जाता था। नस में इंजेक्शन इसलिए दिया जाता है, वही अतिशिरा जो आप लोग के यहाँ पर धमनी और सीरा होता है ना, धमनी और सीरा, उसी शब्द के लिए इस्तेमाल किया गया है अतिशिरा इंजेक्शन। यानी वैसा इंजेक्शन जो हमारे सिराओं में दिया जाता है उसी के लिए बोला जाता है अतिशिरा इंजेक्शन। लवणीय जल में, यानी वास्तव में जो हम लोग इंजेक्शन जो बनाया जाता है वो कैसे बनाया जाता है? लवणीय जल में एक निश्चित आयनिक सांद्रता पर घोल कर उसको बनाया जाता है और ये रक्त प्लाज्मा की सांद्रता के सदृश होता है। यानी जो उसको घोला जाता है और जो खून में मिलता है उसी के जैसा होता है। जैसे उसके अंदर मिलाया तो उसके साथ घुल मिल गया और घुल मिल जाने के बाद वो जल्दी हमारे शरीर में प्रतिक्रिया करता है और हमारे शरीर को रोग मुक्त करता है। ये फायदा रहता है। बोले अच्छा, बोले ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्त हम लोग आगे बढ़ते हैं। खत्म। चलिए हम लोग बोल रहे हैं कि इस एकक में मुख्यतः द्रव्य विलयन और उनके बनाने, यानी इस बोल रहा है ये चैप्टर के बारे में कि इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो इसमें मुख्यतः द्रव्य विलयन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। द्रव्य विलयन के बारे में, द्रव्य विलयन मतलब कि जिसमें घुलाने वाला द्रव हो, उनको बनाने की विधियों के बारे में, पश्चात कैसे बनाते हैं, पानी के अंदर नमक मिला के कितना मात्रा मिलाना है, कैसे मिलाना है। जैसे आपको क्या लगता है कि हमेशा यदि सीरा बनाना है, सीरा तो सीरा बनाना है तो क्या होता है, कभी आप लोग देखेंगे जिलेबी, तो यदि सीरा को कुछ देर तक ठंडा छोड़ दिया जाए ना तो उसके अंदर चीनी जम जाता है, चीनी जम जाता है। अब चाहेंगे कि उसको अंदर जिलेबी हम डाल के उनके अंदर रस निकाल ले, रस निकलेगा ही नहीं, घुलेगा नहीं। तो हम लोग सीरा को पतला करने के लिए टेम्परेचर देते हैं और जैसे ही टेम्परेचर देते हैं ना तो हम चाहेंगे कि और उसमें चीनी घुला दे। दोबारा बात को सुनिएगा मेरे बातों को। हमने आपको बताया कि जैसे चीनी है तो चीनी को, जब चीनी बहुत गर्म रहता है, एकदम पतला रहता है, उसमें और चीनी की मात्रा घुला सकते हैं। लेकिन उसी समय यदि चीनी ठंडा हो गया, आप चाहेंगे कि उसमें और मात्रा घुलाएं, वो घुलेगा ही नहीं, घुलेगा ही नहीं, ऐसा स्थिति होगा। बोले अच्छा जी ये भी बात है, हाँ ऐसा होता है। तो ये भी हम लोग सीखेंगे। उसके बाद बोल रहा है कि उसके वाष्प दाब अनुसंग गुणधर्म का अध्ययन करेंगे। 4 अनुसंग गुणधर्म होता है। ये वाष्प दाब क्या होता है कि मान लीजिए कि जैसे वाष्प दाब मतलब क्या, जैसे पानी को गर्म किए तो गर्म करने के बाद वाष्प बनेगा। अब वाष्प तो भैया ढकना पर या फिर किसी चीज पर दाब लगाएगा, तो वाष्प के कारण जो दाब लगता है वही वाष्प दाब होता है। बोले अच्छा, हम विलयन के प्रकार को प्रारंभ करेंगे। कहां से स्टार्ट करेंगे कि विलयन कितने प्रकार, तो आज का हम लोग का यही टॉपिक होगा, विलयन कितने प्रकार के होते हैं। फिर द्रव विलयन में उपस्थित विलय की सांद्रता, यानी द्रव विलयन में आखिर कौन कौन सा चीज मिला होता है, कितना मिला होता है, उसको वैकल्पिक रूप से जानेंगे, कितना हम लोग का टर्म होगा। तो आज का जो सवाल होगा, आज का जो हम लोग का टॉपिक होगा, वो हम लोग का टॉपिक क्या होगा, तो हम लोग का टॉपिक होगा विलयन का प्रकार। लेकिन सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि विलयन होता क्या है। तो एक्चुअली सभी जगह यही आपको डिफिनेशन मिलेगा, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को। अब बोले कि सर समांगी, जैसे हम लोग, जैसे आप बोले कि नमक थी, दलमोट है, दमलोट समझते हैं जी, तो दमलोट है तो दमलोट में देखिएगा बादामों है, उसमें थोड़ा सा जवाइनो है, उसमें थोड़ा सा चीनी भी, चिनिया भी होता है, एक अलग प्रकार का वो वैरायटी होता है जो थोड़ा नमकीन टाइप पर होता है। तो अलग अलग उस चीज में मिलाए हैं, तो मिलाए हैं तो भैया आप उसको अलग अलग पहचान जा रहे हैं कि ये वाला जो है ये बादाम है, ये वाला जो है ये चिनिया है, ये वाला जो है ये तो मैदा वाला चीज हुआ है, फिर ये वाला वो चीज हुआ है, तो आप उसको अलग अलग पहचान कर पाए, तो ये विसमांगी हुआ।
लेकिन समांगी क्या कि पानी के अंदर नमक मिला दे, आप उसको अलग अलग पहचान नहीं कर पाए, तो वो समांगी हुआ। तो विलयन क्या होता है? समांगी होता है, यानी मिलाने के बाद आप अलग अलग पहचान नहीं कर पाए। ऐसे मान लीजिए कि आपको लोहा के सोना के अंदर तांबा मिला दिए, तो खोद देंगे, ए सोना ई तांबा, ई सोना ई तांबा, पहचान जाएंगे? हो पहचान ही नहीं पाएंगे, समझे? तो समांगी कहने का मतलब यही होता है। तो एक छोटा सा हम लोग आप लोगों को डिफिनेशन भी लिखवा दे रहे हैं कि विलयन क्या होता है, तो आप लोग मेरे साथ नोट्स बनाते हुए चलिएगा। तो सबसे पहला हम आप लोगों को टॉपिक पढ़ाएंगे और हर बार हर पल आपको रिवीजन कराते हुए चलेंगे। पहला टर्म क्या होता है, विलयन क्या होता है, तो बोलेंगे दो या दो से, अपने साथ कॉपी पेन बना के रखिएगा, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थों, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा हम अपने से ऐड करना चाहेंगे, इस डिफिनीशन में थोड़ा सा हम अपने से एक्स्ट्रा ऐड करना चाहेंगे, जिसमें पदार्थ को अब जगह ही नहीं है तो नीचे लिख देते हैं, पदार्थ को एक निश्चित मात्रा तक घुलाई जा सकती है, निश्चित मात्रा तक घुलाई जा सकती है। यानी कहने का मतलब दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण को हम लोग क्या बोलते हैं? विलयन कहते हैं, जिसमें पदार्थ को एक निश्चित मात्रा तक घुलाते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग पानी के अंदर नमक घुल रहा है तो अब 1 गिलास पानी लिया, 4 किलो नमक घुल जा, वो घुलेगा जी? ऐसा नहीं कि समांगी मिश्रण बनता है तो जितना मन उतना घुला सकते हैं ना, तो उसको एक निश्चित मात्रा, इसलिए परिभाषा को थोड़ा और हम लोग स्पष्ट कर दिए कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है, लेकिन जिसमें पदार्थ को एक निश्चित मात्रा ही घुलाई जा सकती है। तो ये प्यारा सा आप लोग को अच्छा लगा, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। इसको कॉपी पर, बुक पर भी आप लोग अंडरलाइन कर सकते हैं, यही इंपॉर्टेंट बात है। समांगी मिश्रण से हमारा क्या तात्पर्य है? मिश्रण में सभी जगह उसका संगठन और गुण समान हो, यानी संगठन गुण समान हो। संगठन मतलब एक जैसा, और गुण मतलब कि मान लीजिए पानी में चीनी मिला दिए तो हेजा मीठा लग रहा है, हेजा मीठा लग रहा है, हेजा खाटा लगेगा? नहीं, गुण भी सब जगह एक ही जैसा है और संगठन भी एक जैसा है। यानी जैसा छोटा यहां पर कौन है तो छोटा यहां पर भी होगा, छोटा यहां पर भी होगा। संगठन मतलब कि उसका संरचना एक जैसा है, और गुण मतलब कि सब चीजें एक जैसे गुण दिखा रही है। बोला ठीक है। सामान्यतः जो अवयव अधिक मात्रा में रहता है, वास्तव में जो अधिक मात्रा में रहता है उसको हम लोग विलायक बोलते हैं, और जो हम लोगों का ये विलायक ही विलयन की भौतिक अवस्था निर्धारित करता है कि विलयन कैसा होगा वो डिसाइड करता है विलायक। बोले कि झूठे, ये कैसे बोल सकते हैं आप? जैसे हम बोले कि दारू है, पानी है, अब दारू भी घुलाता है, पानी भी घुलाता है, लेकिन पानी ज्यादा है तो भाई घुलाने वाला पानी है, अब दारू ज्यादा हो गया तो घुलाने वाला दारू हो गया। यानी जो ज्यादा मात्रा में रहता है वो विलायक है, जो ज्यादा मात्रा में रहता है वो विलायक है। क्योंकि आप बोलेंगे सर 10th क्लास वाला परिभाषा नहीं बोल दे, जो घुलता है उसे विलय कहते हैं, जो घुलाता है उसे विलायक कहते हैं। तो है बुर्बक है जी, है पागल है, लिख रहा है बतावा अधिक मात्रा में। कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी। 1 गिलास पानी है, 100 ग्राम पानी है, आप पता चला कि हम थी उसमें थोड़ा ज्यादा मात्रा में घुला दिए नमक, तो सब पूरा नियम में फेल हो जाएगा, पूरा सब नियम में बेकार हो जाएगा। समझ रहे बातों को? बैग जैसा वैसा विलयन, विलायक द्रव विलयन द्रव, विलायक गैस विलयन गैस, विलायक ठोस विलयन ठोस, जैसा वो तैसा ये। बोले ठीक है। अब आइए, विलयन में विलायक के अतिरिक्त एक और चीज उपस्थित रहता है, एक या अधिक अवयव भी हो सकते हैं। यानी वो जो मात्रा मिल रहा है विलायक का तुलना में वो एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विलय बोलते हैं। इस एकक में हम केवल द्विअंगी विलयन के बारे में अध्ययन करेंगे और प्रत्येक अवयव ठोस, द्रव, गैस अवस्था में हो सकता है। यानी जो हम लोगों का घटक पड़ रहा है वो ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैसीय अवस्था में भी हो सकता है। इसके बारे में हम लोग आगे सीखेंगे। तो चलिए ये सब बातें हम लोग सीखने का रहेगा, लेकिन आपको हम ये बात बता दें
कि यहां तक के लाइन में क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, तो विलयन होता क्या है। और विलयन का दो घटक होगा, कौन कौन, एक विलय होगा और एक विलायक होगा, एक विलय होगा और एक विलायक। तो जो अधिक मात्रा में रहता है वो विलायक हुआ, जो कम मात्रा में रहता है वो विलय हुआ, याद रखेंगे। और इसमें आप लोग कैसे पढ़ेंगे, द्विअंगी विलयन के बारे में। मतलब अभी हम लोग दो बात सीखे, विलयन क्या होता है और दूसरा विलयन का घटक। विलयन क्या होता है और दूसरा विलयन का घटक। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। आप कोई पूछ दे कि विलयन कितना घटक होगा, तो बोलेंगे सर दो। कौन कौन, एक विलय एक विलायक। विलय कौन, जो कम मात्रा में रहता है और जो घुलता है, ठीक है। और विलायक कौन, जो अधिक मात्रा में रहता है और अधिक मात्रा वाला क्या करेगा, घुलाएगा। बोले ओके सर, याद रहेगा। विलय वो जो घुलता है, विलायक वो जो घुलाता है, लेकिन विलय कम मात्रा में रहता है, विलायक ज्यादा मात्रा में रहता है। और अब विलायक कैसे प्रभावित करता है विलयन की अवस्था को अब सीखेंगे, और वो सीखेंगे कितना, तो आप लोग का 9। ठोस में ठोस, ठोस में द्रव, ठोस में गैस, द्रव में ठोस, द्रव में द्रव, द्रव में गैस, गैस में ठोस, गैस में द्रव, गैस में गैस, गैस। यही आइए देखिए, आइए देखते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। और एकदम सब लाइन बाय लाइन हूबहू आप लोग को याद करा देंगे। ये वाला जो है ना ऑब्जेक्टिव पूछता है, और आप लोग एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है। पहले समझते हैं कि विलयन कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन। पहला जो है, पहला यहां से हम लोग चलते हैं, नीचे से ऊपर चलते हैं। ठोस में ठोस विलयन, ठोस में द्रव विलयन, ठोस में गैस विलयन। बोलो क्या क्या बोलने लगे, देखिएगा, सुनिए दोस्त। तो हम लोग ठोस विलयन क्या होता है, जब विलायक के रूप में ठोस हो ठोस विलयन, विलायक के रूप में द्रव हो द्रव विलयन, विलायक के रूप में गैस हो गैसीय विलयन। अब वो लाइन सटीक बैठता है, अब वो लाइन सटीक बैठता है जिसका आपके बारे में तसल्ली से और बेइंतहा रूप से जिसका आवश्यकता था। जो लाइन बोला गया है कि विलयन की अवस्था क्या होगा, डिसाइड करता है उसका विलायक की अवस्था क्या है। तो यदि विलायक के रूप में गैस है तो गैसीय विलयन, विलायक के रूप में द्रव हो द्रव विलयन, विलायक के रूप में ठोस हो ठोस विलयन, हो गया। अब उसमें भी गैसीय विलयन 3 प्रकार के हैं। यदि विलायक के रूप में गैस और हमारा विलय गैस, तो गैस में गैस बोलेंगे। विलायक के रूप में गैस, विलय के रूप में द्रव, तो गैस में द्रव बोलेंगे। विलायक के रूप में गैस और विलय के रूप में ठोस, तो गैस में ठोस बोलेंगे। यहां पर द्रव में गैस क्या है, तो विलायक के रूप में द्रव और विलय के रूप में गैस। यहां पर विलायक के रूप में द्रव और विलय के रूप में द्रव, यहां पर विलायक के रूप में द्रव और विलय के रूप में ठोस। यानी कहने का मतलब ये है कि इधर का सब विलायक है, उधर का सब विलय है। तो इंपॉर्टेंट का पूछेगा कि गैस में गैस किसे कहते हैं जी, बताइए ना बालक। इसका एग्जाम्पल पकड़ लीजिए, अब बाकी सबको छोड़ दीजिए, ठीक है। तो सुनिए, तो एग्जाम्पल हम एकदम चुटकी में याद करना, बोले झूठे कहेंगे, दिखाइए तो चुटकी में याद करके दिखाइए चुटकी। देखिए यहां पर यदि नीचे से हम लोग चलते हैं, ठोस में ठोस, यानी ऐसा एग्जाम्पल बताइए जिसमें घुलने वाला घुलाने वाला दोनों ठोस हो। सर सोना में तांबा मिलाते हैं, जी हाँ, सोना में तांबा मिलाते हैं। तो सोना में जब तांबा मिलाते हैं तो ये ठोस में ठोस का एग्जाम्पल हो गया। बोले ठोस में द्रव, ठोस में द्रव, अरे बाप, ठोस के अंदर द्रव कैसे मिल गया जी, वो बताइए तो एग्जाम्पल। तो हाँ, पारा का सोडियम में अमलगम। पारा जो होता है ना, ये द्रव होता है, आप लोग पढ़े भी होते हैं कि कौन ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में, तो पारा। तो पारा का सोडियम में अमलगम, अमलगम क्या है, ये सब अमलगम बबलगम। तो ये अमलगम एक अवस्था है जिसमें जैसे बुलबुला टाइप पर थोड़ा उसका अवस्था हो जाता है, ठीक है ना। तो एक अवस्था जैसा है। तो सोडियम में पारा का अमलगम, ठीक है, ठीक है। ठोस में ठोस का, सर सोना में तांबा, ठीक है। ठोस में द्रव का, पारा का सोडियम में अमलगम। और ठोस में गैस, ठोस में गैस, तो ठोस में गैस का आप लोगों का क्या एग्जांपल हो जाएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव में एनसीईआरटी में पूछा गया है, एनसीईआरटी में पूछा गया है, याद रखिएगा। तो प्लेडियम में हाइड्रोजन गैस, प्लेडियम जो है ना एक ठोस अवस्था का पदार्थ है और गैस हाइड्रोजन मिला हुआ है। और आप एग्जांपल ले सकते हैं भूपट्टी के अंदर पाए जाने वाले गैस। भूपट्टी तो हम लोगों का क्या है, जमीन ठोस है, लेकिन उसके अंदर जो गैस है, जमीन के अंदर जो गैस है वो तो हम लोग का गैस है, और जमीन हम लोग का ठोस है, वो भी एग्जांपल दे सकते हैं। लेकिन एक एग्जांपल खास है और बाकी सब बकवास है, क्या, पैलेडियम में हाइड्रोजन गैस, याद रखिएगा। तो बोलिए ठोस में ठोस का बताइए, तो ठोस में ठोस का, तो ठोस में ठोस का क्या हो जाएगा बोलिए, तो सोना में तांबा। बोले ठोस में द्रव, ठोस में द्रव, पारा का सोडियम में अमलगम। सोडियम ठोस है, आप पारा क्या हो गया, द्रव। और उसके बाद आप लोगों का ठोस में गैस का क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा क्या मेरे दोस्त, हाइड्रोजन गैस का प्लेडियम में मिलना।
तो हाइड्रोजन गैस मिल रहा है किसके अंदर, प्लेडियम। प्लेडियम क्या है, ठोस है। याद रहेगा तीनों एग्जांपल, बोले ठीक है। अब द्रव का यार, द्रव में ठोस है कौन याद कर लेगा, द्रव में ठोस, पानी में चीनी। द्रव में द्रव का दारू मिला दीजिए, पानी में दारू, पानी में शराब, पानी में एथिल अल्कोहल। द्रव में गैस, अब द्रव पानी के अंदर भैया ऑक्सीजन मिला हुआ है, तो ये तो तीनों एग्जांपल आप लोग को याद ही रहेगा। द्रव में गैस मतलब पानी में ऑक्सीजन मिला हुआ है, वही तो भैया मछली कैसे सांस लेती है, वो पानी को ले जाकर अपने अंदर, उसके अंदर इलेक्ट्रिक जनरेट होता है, वो तोड़ देता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन ले लेता है और हाइड्रोजन पता नहीं उसके अंदर मशीनरी से क्या कर लेता है। बोले अच्छा जी ठीक है। तो पानी के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन मिला हुआ है, पानी के अंदर दारू मिला दे, पानी के अंदर चीनी मिला दे, पानी के अंदर नमक मिला दे, तो ये तीनों तो एग्जांपल आपको याद ही रहेगा। और गैस वाला एग्जांपल निकालने का, सब में नाइट्रोजन, विलायक के रूप में सब में नाइट्रोजन गैस ही रहेगा। यदि नाइट्रोजन गैस में कपूर मिला दे तो गैस में ठोस हो जाएगा। नाइट्रोजन गैस में हम लोग क्लोरोफॉर्म मिला दे, क्लोरोफॉर्म द्रव होता है, ठीक है, सूंघने पर बेहोश हो जाएंगे, बहुत खतरनाक है। तो गैस में द्रव का क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस में क्लोरोफॉर्म। और गैस में गैस का तो हजारों एग्जांपल है। नाइट्रोजन गैस में ऑक्सीजन, यानी गैस के रूप में नाइट्रोजन ही है। नाइट्रोजन में यदि हम लोग बोल दे क्या, कपूर, तो गैस में ठोस। नाइट्रोजन के अंदर बोल दे क्या, नाइट्रोजन के अंदर क्या बोल दे, क्लोरोफॉर्म, तो क्या हो जाएगा, गैस में द्रव। और गैस में गैस का क्या एग्जांपल हो जाएगा मेरे दोस्त, तो गैस में गैस का एग्जांपल क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन में ऑक्सीजन गैस। ये सब बात एग्जांपल क्लियर हुआ। एक बार दोबारा रिपीट करके हमने आपको क्या पढ़ा है, सबसे पहले बताया विलयन क्या होता है। तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। दूसरा बात, विलयन कितने घटक होंगे, दो, एक विलेय और एक विलायक। जो घुलेगा और जो कम मात्रा में रहता है उसको विलेय कहते हैं, जो घुलाएगा और जो ज्यादा मात्रा में रहता है उसे विलायक बोलते हैं। बोले ठीक है, दो बातें सीख गए। तीसरा, विलयन के कितने प्रकार, 9। कौन कौन, तो ठोस में ठोस का एग्जांपल सोना में तांबा, ठोस में द्रव का एग्जांपल याद रखिए, बोलिए घर पे बोलिए, लेकिन बोलिए ठोस में द्रव का एग्जांपल क्या हो जाएगा, तो पारा का सोडियम में अमलगम। गैस में, ठोस में गैस का क्या एग्जांपल हो जाएगा, तो हाइड्रोजन गैस का पैलेडियम में मिलना। बोले अच्छा। अब ठोस में, द्रव में ठोस क्या हो जाएगा, पानी का चीनी, पानी में चीनी का मिलना। द्रव में द्रव, पानी में दारू। फिर द्रव में गैस तो पानी में ऑक्सीजन। ये तो आसान है तीनों यार। और फिर गैस में ठोस तो नाइट्रोजन गैस में कपूर, फिर गैस में द्रव तो नाइट्रोजन गैस में क्लोरोफॉर्म, फिर गैस में गैस, नाइट्रोजन गैस में ऑक्सीजन। इस प्रकार से आप टोटल बात को रिवीजन करते हुए आपने चीजों को सीखा। एक बार और बोले क्या शुरू से बात, अभी तक आप लोग एकदम जहन में बस जाएगा। क्या पहले विलयन क्या होता है, तो विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। फिर दूसरा क्या बात बताया आपको, विलयन कितने घटक, दो, एक विलेय और एक विलायक। विलेय जो घुलता है, विलायक जो घुलाता है। विलेय जो घुलता है, जो कम मात्रा में रहता है, विलायक जो घुलाता है वो ज्यादा मात्रा में रहता है। उसके बाद आप लोगों को विलयन के कितने प्रकार, 9। ठोस में ठोस, ठोस में द्रव, ठोस में गैस। फिर द्रव में ठोस, द्रव में द्रव, द्रव में गैस। फिर गैस में ठोस, गैस में द्रव, गैस में गैस। तो ठोस में ठोस का एग्जांपल क्या हो जाएगा, बोले क्या, सोना में तांबा। फिर ठोस में द्रव का क्या एग्जांपल हो जाएगा, तो पारा का सोडियम में अमलगम। फिर ठोस में गैस का तो हाइड्रोजन गैस का पैलेडियम मिलना। फिर द्रव में ठोस का तो पानी में चीनी। फिर द्रव में द्रव, पानी में दारू। फिर द्रव में गैस, पानी में ऑक्सीजन। फिर गैस में ठोस तो हो जाएगा नाइट्रोजन में ठोस, नाइट्रोजन में कपूर। फिर नाइट्रोजन गैस में क्या हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म। फिर नाइट्रोजन गैस में ऑक्सीजन गैस। तो इस प्रकार से सब बातों को रिवीजन करते हुए हमने आपको सिखाया। कैसा लगा आप लोगों को वीडियो, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।